न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो में आज हमारे साथ हैं तरीके शनाख्त के बानी, हिस्टोरियन, स्कॉलर और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, आर्मी से लेकर सिविलियन अहम शख्सियत का तारुफ, अक़लियतों के लिए इंतखाबी निज़ाम पर मुसलसल अरक रेजी कर रहे हैं। वो इस सिलसिले में मुल्क के वजीर आज़म, सदर पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर, वजीर आला और मुख्तलिफ हाकमे बाला से वो खतो खताबत करते रहते हैं और अक़लियतों के इंतखाबी सिस्टम के सिलसिले में कि उनमें बहुत सारे अबहाम जो हैं वो पाए जाते हैं। जनाब आज़म मराज साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। ये आज़म मराज साहब। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया। अब बहुत शुक्रिया आपका आज वक्त देने पर। और आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग, जिसकी तरफ शायद हमारे जो लीडर हैं उनका ध्यान नहीं जाता, कि वफाक में अक़लियतों के लिए कौमी नशिस्तें 10 हुआ करती थी और है भी, जबकि पंजाब असम्बली में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 3, सिंध में 9, बलूचिस्तान में 3। अब जब देखें हम कौमी असम्बली की तरफ ही चलते हैं तो वहाँ पे 4 की बजाय फिर 2 आ गई, 2 से 1 आ गई। वो इस तरह के जब सेनेट में कामरान माइकल साहब की नशिस्त खाली हुई तो ताहिर खलील संधू साहब कौमी असम्बली से सेनेट में चले गए और उनकी जगह मुस्लिम लीग के खेलदास कोस्तानी को ले लिया गया। और इसी तरह आप अगर जाएं सूबाई असम्बली में जाएं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पैट्रिक सन थे। उनकी वफात के बाद एक माँ भी उन्होंने नहीं पूरा किया तो वो बीमारी से, इस जहाँ फानी से रगलत फरमा गए, तो उनकी जगह फिर एक हिंदू आ गए। और बलूचिस्तान में अब और भी बात है कि सिख भी आ रहे हैं। तो अब ये सारा निज़ाम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैंने बलूचिस्तान वालों से बात की तो उनका कहना था, क्योंकि नशिस्त इस तरतीब से सीटें बनाई जाती हैं या कि किसको कितनी परसेंट आती है, तो उसकी, चूंकि वो मुस्लिम लीग की थे, उनके बाद जो है एक हिंदू का नाम था वो आगे। तो इसी तरह कौमी असम्बली, इस सारे निज़ाम पे आप कैसे ये देखते हैं कि ये किस तरह का निज़ाम है? जी। जावेद साहब, ये आपका जो आज का मौजू है कि क्या मुस्तकिल एक मंसूबा बंदी से क्या जो मसीहों की असम्बलियों में जो नुमाइंदगी है वो कम की जा रही है, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपको जानना जरूरी है कि देखें, ये जो 16 असम्बलियों के इलेक्शन हुए हैं आज तक, 16 बार इलेक्शन हुए हैं, 3 मुख्तलिफ जो निज़ाम अक़लियती इंतखाब है वो आजमाए गए अक़लियतों पे 5 बार। 16 इंतखाबात में 3 निज़ाम 5 बार आजमाए गए। अब इसमें जो मजे की बात है कि तीनों बार इस पर जो आवाज उठाई गई, जब शुरू में जुदागाना था तो जोगिंदर नाथ मंडल ने उनके खतूत पढ़े तो वहां अंदाजा होता है कि उन्होंने इस पे बात उठाई कि हमारे निज़ाम में कोई तब्दीली, उनको जाना पड़ गया, वो जो भी हालात थे वो उनके इस्तीफे में जिक्र है, वो चले गए। तो लेकिन जो उनका एहतजाज था, पहली 2 नेशनल असम्बलियों में हमारी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर थी। पहली में चंद महीनों के लिए रुलिया राम को शामिल किया गया था, बाद में सेकंड में हमारे 2 क्रिश्चियन लीडर थे, एक ईस्ट पाकिस्तान से और एक सी गिबन साहब थे जो डिप्टी स्पीकर भी रहे कौमी असम्बली के। उसके बाद जब 70 में फिर 2 दफा 3 दफा मखलूत इलेक्शन हुआ, तो 70 में के इलेक्शन में जब कोई भी नुमाइंदा ना जीत सका तो मखलूत के खिलाफ जो जद्दोजहद करने वाले थे वो सारे मसीही थे। 2 शहादतें भी मसीहों की हुई और मसीहों ने उस पर बड़ा बहुत जोरदार किस्म का एहतजाज किया, और जिसके नतीजे में फिर चलती हुई असम्बली में 1975 में भुट्टो साहब को आईनी तरमीम करके ये जो मौजूदा निज़ाम है ये देना पड़ा। और यानी वो भी उसके महरक जो थे, उसको तहरीक देने वाले, उसमें एहतजाज करने वाले, शहादतें देने वाले, खून बहाने वाले वो मसीही थे। तो कोटा जो मुकर्रर हुआ उस वक्त का ये जो मौजूदा निज़ाम है, 4 मसीही, 1 हिंदू और 1 कादियानी,
ये कोटा मुकर्रर किया भुट्टो साहब ने चौथी आईनी तरमीम। उसके बाद जब ये इलेक्शन सिर्फ 77 का ही हुआ, इसमें एक ही इलेक्शन हुआ इस सिस्टम से, तो फिर मसीहों ने ही, जब जिया साहब आ गए तो मसीहों ने ही कहा कि ये तो बिल्कुल ये आज वाला ही सिलसिला था कि ये क्या हुआ, आप जिसको मर्जी चुन लें, 4 क्रिश्चियन आप चुन लें, एक हिंदू चुन लें और एक कादियानी चुन लें, ये तो कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। तो फिर मसीहों ने ही उसके लिए लॉबिंग की, जिया साहब से मिले, तो उन्होंने जुदागाना इलेक्शन कर दिया। फिर जो इनिशिएटिव लेने वाले थे मसीही थे, 10 मेंबरान का कोटा रखा गया, जिसमें 4 मसीही, 4 हिंदू, एक कादियानी और एक दीगर सारी अक़लियतें। तो ये काफी हद तक जो था ना, बिल्कुल एक मेरिट था, क्योंकि एक आम तासर यही था कि हिंदू और जो मसीही हैं यही बड़ी अक़लियतें हैं, जिनके में 19-20 का फर्क रहता है इनके आबादी में, और थोड़े से कभी वो ज्यादातर वही ज्यादा थे जो 5 उस वक्त तक मरदमशुमारियां हुई। तो ये कोटा सिस्टम कोई 2097 तक इसमें 5 इलेक्शन हुए, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं था, मासवाए इसके इस बात के कि उसमें खामी थी कि उसमें हमारा कौमी वोट नहीं था। लेकिन ये था कि वो बिल्कुल ठीक था, सारी अक़लियतें दीगर जो हैं वो चंद हजार बनती हैं तो उनका एक एमएनए आ जाता था। एक कादियानियों के लिए मखसूस थे, वो भी कोई 100, 150, 125 वोट लेके वो भी आ जाते थे, क्योंकि वो बाइकाट करते थे। लेकिन जो बंदा इलेक्शन लड़ता था उसको वो अपनी कम्युनिटी से निकाल देते थे, क्योंकि वो मजहबी शनाख्त पे वो इसके बहुत खिलाफ थे। उसके बाद ये मौजूदा निज़ाम फिर गए, तो फिर हमारे मसीही ही गए, चाहे एनजीओ वाले गए, चर्च वाले गए, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये कौन सा तरीका है कि हमें आप जो है ना ये जुदागाना दिया हुआ है, हमारा कौमी वोट बिल्कुल नहीं है। तो फिर मुशर्रफ साहब ने वही भुट्टो साहब वाला चौथी आईनी तरमीम वाला बहाल कर दिया, और नशिस्तें वही रखी 10 कौमी असम्बली की, और दीगर असम्बलियों में वही जो गिनती आपने बताई है 9, 8, 4 और 3 की। अब इसमें जो सबसे मजे की बात है कि 3 दफा ये अक़लियती इंतहाबी निज़ाम तब्दील हुआ है, और तीनों बार इनिशिएटिव क्रिश्चियनों का था। लेकिन जब ये 2002 में लागू हुआ है तो उसके बाद, क्योंकि ये वही भुट्टो साहब ने स्वाबदीद वाला था जो उस वक्त क्रिश्चियनों ने एहतजाज किया था और जुदागाना लिया था, इसमें ये हुआ कि इसमें एक बकायदा ऐसा लगता है जो फैक्ट्स बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी प्लानिंग के साथ मसीहों का इसमें कोटा कम होता गया, क्योंकि स्वाबदीदी इख्तियार है ना। जिया साहब के निज़ाम में ये था कि 4-4 फिक्स थे, 4 मसीही लाने ही है आपको, 4 हिंदू लाने ही है, एक आपको कादियानी चाहे 50 वोटों वाला हो, और एक दीगर अक़लियतों का, वो पारसी हो, सिख हो, बहाई हो, जो भी छोटी छोटी जो वो। इसमें यह है कि अब अगर इस वक्त देखें कि टोटल ये 38 का अक़लियतों का इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी 4 सेनेटर, 24 एमपीए मुख्तलिफ असम्बलियों में और 10 एमएनए। और आपको पता है कि इस वक्त वो जो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की सीटों का फड्डा है, उस वजह से 38 में से 27 लोग बैठे हैं, और 27 में आपको पता है कि मसीहों का कोटा कितना रह गया अब? 27 में इस वक्त सिर्फ 8 लोग हैं, 2 एमएनए, एक सेनेटर, और बाकी 3 5 एमपी, एक आज सिंध में है, 4 पंजाब में, 2 सिंध बाकी में आ 2 गए। जो हैं वो तो खवातीन की सीटें। हाँ जी, वो खवातीन। जी। तो अब हम 2 सीटों पे आ गए हैं, कहा हम 6 में 4 थे, फिर 10 में 4 थे, और अब हम 10 में से 2 पे आ गए हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यही होगा। इसमें जो 2017 में एक वारदात हुई है, 2017 की मरदमशुमारी में, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हमारी जो आबादी थी उसको पता नहीं गलती से या बाय डिजाइन उसको कोई 10-11 लाख कम कर दिया गया। होनी चाहिए थी वो कोई 36 लाख, और उसको बना दिया गया 26 लाख। वही अब 2023 में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम 33 लाख हैं, जबकि पिछले सारे शवाहिद बताते हैं कि हमें होना चाहिए था कुछ 44-45 लाख। अब जब हमारी तवज्जो इन चीजों पे नहीं है, बिल्कुल आपको भी पता है कि 2017 से आपके प्लेटफॉर्म से भी, दीगर प्लेटफॉर्म से भी बहुत दफा ये बात उठी, लेकिन आपने कभी गौर किया है हमारे किसी समाजी कारकुन ने, किसी हमारे जो अमली तौर पे सियासी कारकुन है, या हमारे जो मजहबी फोरम है, कभी इस बात को
समझ के किसी ने नहीं उठाया। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा तो आपका इंशाल्लाह 38 में से जो फैक्ट्स बता रहे हैं ना, कि ये 38 में से एक दो ही रह जाया करेगा जो जरा अच्छा खुशामद करने वाला होगा। क्योंकि जो दिगर हमारे मामलात हैं, इसके लिए जो माली इस्तेदाद चाहिए, जो आपको अददी अददी तो वो कम कर दी उन्होंने, गलती से की या जानबूझकर की, फिर अहलियत भी हम साबित उस तरह नहीं कर पा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये 38 में से हमारा ये कोटा बिल्कुल अब 8 पे तो आ ही गया है। जी आजम अब राज साहब। दूसरी सीटों का जी। अगर फैसला हो भी जाता है हम्म। तो ये 38 में से 11 या 10 बनती हैं। आजम राज साहब जी सॉरी माजरत जी खाऊं, कहा जाता है कि ये ना मुतनासब नुमाइंदगी, मुतनासब नुमाइंदगी से जी मुराद ये है कि क्या हमारी आबादी पे जा रहा है या स्वाबदीद जो पार्टियों को दी हुई है कि उनमें लिस्ट देते हैं कितनी वो ये सीटें जीतते हैं। ये जी। मतनासब जी ये मत हाँ, मतनासब नुमाइंदगी उस हिसाब से है कि उनके पास कोटे का इख्तियार आ जाता है। कोई नवाज शरीफ के पास कोटे का इख्तियार है, कुछ पीपल्स पार्टी के पास है, कोई इमरान खान के पास है। अब वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो 38 के 38 मसीही ले ले, 38 के 38 हिंदू ले ले, चाहे वो 38 के 38 सिख ले ले। अभी देखे ना उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि ये हमारा स्वाबदीद है। हम ऐसा सूबा जहां 30 लाख मसीही बसते हैं, जिनके कोई 15-16 लाख वोट हैं, और वहां कोई पता नहीं 1200 1800 1500 वोटों वाला मिनिस्टर बनाया हुआ है। अब ये जमहूरियत है और ये मसीहियों का अच्छा पाना है, वो पार्टी से इतने वफादार हैं, वो इस पे बात भी नहीं करते। उनके लिए पार्टी की जो पॉलिसी है वो सबसे अवलियत रखती है। उनको जिस शनाख्त पे देखे, कई दफा उनमें से कई लोगों से बात हुई कि भाई अगर तुम क्रिश्चियन ना हो तो तुम कभी भी सीट के अहल नहीं। जिस तरह अगर आप नवाज शरीफ के किसी एडवाइजर की गुड बुक में नहीं है तो आप एमपी एमएनए या सेनेटर नहीं बन सकते, इसी तरह आपका मसीही होना भी शर्त है। तो यार दोनों में कुछ तवाज़न तो रखो, इनके मसाइल, इनके इज्तिमाई मसाइल पे भी बात करो। लेकिन आपके सामने ही है कारकर्दगी, आपको मसलसल उनको बुलाना चाहिए और इसमें उनकी सीट खाली रख दिया करेंगे। जी आज हमने सेनेटर खलील ताहिर संधू को बुलाया था इस मसले पे, आज हमने डॉक्टर नेल्सन को बुलाया था इस मसले पे, और वो नहीं आए। उनकी तस्वीर लगा के उनसे आप सवाल जवाब करें। आज आपने अमर जीवा को बुलाया था। आज ये इस तरह की एक रवायत करें, क्योंकि वो आपकी शिनाख्त पर बैठे हुए हैं। चले आप तो ओवरसीज बैठे हैं, मेरी शिनाख्त पे तो है ना। तो ये मैं एक आम पाकिस्तानी मसीही होने के नाते ये एक मशवरा है, इनको जरा हिलाएं जलाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरी शनाख्त पे आप सेनेटर हो, या किसी पंजाबी क्रिश्चियन की शनाख्त पे एमपीए हो, या किसी पाकिस्तानी मसीही की शनाख्त पर एमएनए हो, तो आप इन सवालों को क्यों नहीं एड्रेस करते? क्या इससे नवाज शरीफ तुमसे एमपीए शिप छीन लेगा, एमएनए शिप छीन लेगा, सेनेटरशिप छीन लेगा, या जरदारी साहब छीन लेंगे? किसी को इतना, आप अपने लोगों की बात करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है, मैं लेकिन यहाँ ऐसा ये आजम साहब, निजाम की खामी है। जी जी आजम साहब आपसे भी गोशगुजार करता जाऊं और इसी तरह नाजरीन के साथ भी। तो एक दफ़ा ताहिर खलील साहब को हमने बुलाया और जी वो जब ख़त्म हो गया तो कहते हैं कब प्रोग्राम शुरू होना। फिर जीवा साहब के साथ अच्छा कई दफ़ा हुआ। तो जीवा साहब जो है ना, उनके जो दोस्त है अबाब भी है, उन्होंने भी फ़ोन किया, उनका पता ही नहीं चला। तो जब ये इस तरह के हमारे रवैये आते हैं कौमी, जिन्होंने बात करनी है कि हमारे साथ क्या हो रही है। दूसरा मैं ये बड़ा अफसोस के साथ कहता चलूं कि आजम राज साहब आप के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे बात करने वाले हैं असल तो वो नुक्ता उठाते ही नहीं। पॉइंट क्या हमारी ज्यादती हो रही है हमारे साथ, क्या कुछ नहीं हो रही। अगर हम यही कह देंगे कि वो लिस्ट के मुताबिक उसकी बारी आ गई तो इसकी बारी आ गई, उसकी बारी आ गई, और हम तो फिर वाकई चले जाएंगे यहाँ से, हमें निकाल दिया जाएगा। एक आजम मराज साहब, बहुत सारी पार्टी जो जुदागाना का नारा मार रही हैं अभी, लेकिन वो अपने हलके से बाहर नहीं निकल सकी। क्या हम इस तरह से कामयाब हो सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा हो? जी। सैमसन भाई, बात यह है कि जुदागाना में ये एक खूबी थी कि उसमें हमारी लीडरशिप इमर्ज हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म था कि हमें सियासी शूदर
और मुआशरती ये छूत बना दिया गया था कि हम हल्के में वोट ही नहीं डाल सकते थे, हम जनरल नशिस्त पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। ये उसमें बहुत बड़ा जुल्म था। देखिए, ये तीन जो मैंने आपको बताया कि तीनों दफा मसीहों ने इनिशिएटिव दिया, तो हमारे बुजुर्गों का चले, उनकी अवेयरनेस थी, उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, गोलियां खाई, जेलें काटी। एक नाम, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रोफेसर सलामत अख्तर बड़े पेश पेश थे, अमानुल जफर साहब थे। लेकिन जो एक हमारे बुजुर्गों की मासूमियत कह लें, या एक जो कमी रह गई, वो ये थी कि तीनों बार जब भी इन्होंने एहतजाज किया, इनके पास कभी कोई मुतबादल नहीं था। मैंने कोई 10 साल लगा के 1906 से लेके आज तक के जो अकलियती निज़ाम है, जो पाकिस्तान बनने के बाद अकलियतों पर थोपे गए, और उससे पहले जो इसकी शक्ल थी, तो क्या मैं पाकिस्तान से पहले भी अकलियतों को, जिसको जुदागाना कहा जाता था, अक्सर हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि जुदागाना कहाँ राइज है, तो भाई वो बड़े सगीर में ही अकलियतों के लिए राइज था। मुसलमान अपनी मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन लड़ते थे, और जनरल नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ सकते थे, वोट भी डालते थे। वही निज़ाम हम मांग रहे हैं। पाकिस्तान के मारूजी हालात, सियासी पस मंजर, और जो इस खित्ते का जो मजहबी पस मंजर है, उसको देखते हुए, और इन तीनों निज़ामों की खूबियों खामियों का एक मलगूबा बनाया है, डूएबल है, बेजरर है, उसमें किसी का कुछ बिगाड़ नहीं है, लेकिन हमारे लोग इस पे यकसू होके मेहनत नहीं करते। और इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो जो हमें डाटा बता रहा है कि 135 एमएनए बने हैं 78 साल में अकलियती, जिनमें से 74 हिंदू, 47 मसीही, और 9 पारसी, और 5 कादियानी। वो पांचों के पांचों कादियानी जुदागाना में बनते थे, और 50-100 वोटों से बनते थे, क्योंकि उनकी जो कादियानी जमात के तौर पे बाइकाट करते थे, ये लोग जैसे ही एमएनए बनते थे, इनको इनकी जमात से निकाल दिया जाता था। तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए हमारे कुछ लोग जो है ना, वो इस मजहबी शनाख्त वाले वोट का, यानी दोहरे वोट की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अब पता नहीं उनके क्या मकसद हैं। बाकी तो इसमें कोई, देखें, जो लोग मखलूत के हामी हैं, तो हम दौरे में कहते हैं हमें मखलूत भी चाहिए, हमें अपनी मजहबी शनाख्त पे जो नुमाइंदा चुना जाए, वो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो जिस मजहबी शनाख्त पे चुना जाए, अगर वो हिंदुओं के वोट की को रिप्रेजेंट करता है असेंबली में, तो हिंदुओं को उसको इलेक्ट करें, मसीहों का है तो मसीही इलेक्ट करें। अगर दीगर सारी अकलियतों को मिलाकर वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनकी तादाद इतनी कम है कि उस पर कोई पूरा मुल्क भी एक हल्का नहीं बनाया जा सकता, पूरा मुल्क मिलाकर भी वो 50,000 नहीं बनेंगे शायद। इसमें तो दोनों चीजें आ जाती हैं, मखलूत का भी आ जाता है मजा, और जुदागाना का भी। लेकिन पता नहीं क्यों, जबकि क़याम पाकिस्तान से पहले गोरा अपनी अकलियतों को खुश रखना चाहता था कि कोई डोमिनेट ना कर सके, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, इवन शेड्यूल कास्ट के लिए भी, वो फिर गांधी जी और अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में, गांधी जी ने उनको इतनी सहूलतें दे दी कि उनको दोहरे वोट के हक से महरूम होना पड़ा, जिसके लिए अम्बेडकर सारी उम्र पछताता रहा। और वो नेट पे उसकी तकरीरें हैं, उसकी तहरीरें हैं। अब इतना बड़ा आईनी माहिर, वो दोहरे वोट को कहता था कि दोहरा वोट हमारी, एक वोट हमारा शनाख्त बनता, एक वोट हमारी ताकत बनता। लेकिन हमारे लोग पता नहीं किस चक्कर में इस बात को नहीं समझ पा रहे। एक तो पढ़ने को बहुत ही बुरा समझा जाता है हमारी कम्युनिटी में। वो कोई 100 सफ़ों का किताबचा है, यूं आएगी जमहूरियत, उसमें मैंने खवातीन की जो इंतखाबी निज़ाम अभी जो दिया हुआ है, वो बिल्कुल अकलियतों जैसा ही है, उसमें तरमीम रिकमेंड की है। और अकलियतों का, और सेनेट में जो हमारा तमाशा बनता है जब इंतखाब होता है, तो जिस तरह तोल तोल के और बगैर गिने नोटों की बोलियां लगती हैं कि सेनेटर इतने में, तो उन तीनों तरामीम के लिए एक मैंने किताब अभी पीडीएफ पे फ्री हम दे रहे हैं, आप तक भी पहुंची होगी, शायद आपने पढ़ी हो। बाकी भी दोस्तों को हम पूरी कौम के दानिश्वर शराफिया को पहुंचा रहे हैं। कौम से मुराद पाकिस्तानी कौम, मसीही कम्युनिटी नहीं, पूरे लोगों को। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी हमारी जो प्लीज। कम्युनिटी सियासत है, या हमारी कम्युनिटी ऐसे ही लग रहा है जैसे
बिल्कुल खामोश हैं, और शायद ऐसा लगता है कि उनकी अचीवमेंट उनको मिल गई है, उनको कोई मसला मसाइल नहीं। क्या आप भी ऐसा समझते हो कि ऐसा ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम्म। आप देखें, ऐसे ऐसे लतीफे होते हैं कि हम्म। सियासी जमातें हैं क्रिश्चियनों की बेतहाशा, जिनके नाम के साथ लिखा होता है मिनॉरिटी अलायंस। और हम्म। जब मैं कोई शेड्यूल कास्ट पे रिसर्च पब्लिश करता हूँ, तो उनमें से कई पूछते हैं ये शेड्यूल कास्ट क्या होता है। यानी हम्म। सियासत वो कर रहे हैं मिनॉरिटी की, और उन्हें ये नहीं पता कि ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनमें कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर की डिवीजन क्या है। हिंदू जो धर्म है उसमें शेड्यूल कास्ट और हिंदू जाति का क्या फर्क है, हम्म। उनकी आबादी के फैक्ट्स फिगर्स क्या हैं, डायनामिक्स क्या हैं, उनके आपस में मसाइल क्या हैं, उनको इतना भी नहीं पता। लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड करवाई होगी मिनॉरिटी, मतलब कुछ भी आगे नाम लगा लें, हम्म। मिनॉरिटी यूनिटी या इस तरह के कुछ, और बस पता नहीं क्या मसाइल हैं। लेकिन जो एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड जो इस्तेदाद होती है, जो किसी की कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम नजर आती है। जी, ये अब मैं मेरी। आपके एक गोशगजार और भी करता जाऊँ, नाजरीन के लिए भी बहुत सारी जमातें जो है वो, जैसे शहबाज भट्टी साहब की जमात, वो भी तकसीम कुछ हो गई। फिर मसीह अवामी पार्टी, बहुत सारी पार्टियों के आए, लेकिन क्या ऐसा अलमिया कि वो उससे आगे नहीं हो सकी। उन्हीं के साथ जैसे मानुएल जफर साहब इधर आ गए, अवामी लीग वो भी गई, और बहुत सारी पार्टियां आई गई, मतलब वो कायम नहीं रह सकती। आपने इनका भी जिक्र किया, प्रोफेसर अख्तर सलामा साहब का, बड़ा उनका एक नाम है, लेकिन वो जगह नहीं बना पाई। वो आगे उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है आगे नहीं चल पाई। मतलब हमारी जो कोई पार्टीज ऐसी हैं, क्रिश्चियन पार्टी, वो अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कर सकी, उस कुव्वत से जो है वो एक एहतजाज या मुतालबा भी नहीं कर सकी कि उनका जो है कोई रसाई हो, हुकूमत तक रसाई हो, या कहीं उनकी पहुंच हो, उनकी आवाज बुलंद हो। ऐसा ऐसा कोई नजर नहीं आता। जी आजम साहब। जी सैमसन भाई, मुझे यूं लगता है कि आजकल ना मैं इस मौजू पर बहुत फिक्री नशिस्तें मुनक्कद करवा रहा हूं, या लोग कर रहे हैं, और मैं उस पे एक ही मौजू पे बात करता हूं कि 78 सालों में हमारे सियासी, समाजी और जो मजहबी लोग थे, उन्होंने बेतहाशा एफर्ट्स की, आज भी कर रहे हैं। आप देखें कि घर घर हमारे एनजीओ है, घर घर हमें मुख्तलिफ मसालिक के जेर एहतमाम हम मजहब का प्रचार करते हैं। इसी तरह हमारे सियासी लोग भी बहुत हैं। लेकिन पिछले 78 सालों में ये सियासी वर्कर जितनी इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, वक्त की, वसाइल की, और अपनी जिंदगियां त्याग कर दी लोगों ने, लेकिन उस हिसाब से कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ सिमतों की जो तयन था उसमें गड़बड़ हुई है। आजकल जो पावर पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके साइंसदान हैं, जो पावर पॉलिटिक्स पे थ्योरियां पेश करते हैं, वो कहते हैं कि जी 6 अनासर होते हैं जिनसे आप रियासत और हुकूमत से वसाइल हासिल कर सकते हैं। आपको एवेल्युएट करना चाहिए, अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि हमें, हमारे पास इनकी क्या क्या इस्तेदाद है। वो कहते हैं जी, पहला है आपका फिजिकल ताकत, आपकी कितनी है, यानी आप कितना अपने ताकत के जोर पे लोगों को से अपनी बात मनवा सकते हैं। दूसरा है जी, वो कहते हैं कि आपकी अददी ताकत क्या है। तीसरा माली, फिर रियासती ताकत आपके पास क्या है, रवायती ताकत क्या है, नजरियाती ताकत क्या है। अब मुझे लगता है कि हम फिजिकल की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जिस दीन के हम पैरोकार हैं, जिस मजहबी डॉक्ट्राइन को हम मानते हैं, वहां तशद्दुद की गुंजाइश ही नहीं है कि हम तशद्दुद से अपनी बात मनवाएं। उसके बाद अददी तौर पे आप देखें तो हमारे, अगर फर्ज करें गवर्नमेंट कहती है 33 लाख हैं आप, जो अभी नून लीग की हुकूमत ने 2017 से ऑनवर्ड हमें पहले 26 बनाया, फिर आज 33, वही हमें
यानी हम 45 लाख कम से कम हमें होना चाहिए, उन्होंने 33 लाख बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे वोट कोई 17-18 लाख वोट होगा। 17-18 लाख पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। अब ये कोई ऐसी अददी ताकत नहीं है जिनसे हम कोई बड़ा इनकलाब ले आए, लेकिन हमारी कुछ 100 के करीब पार्टियां होंगी और 100 हमारे कौमी पार्टियों में भी लोग काम करते हैं। हमें अपनी ये दो फिजिकल और अददी ताकत है, इसको तो शायद हम नहीं, इसको बढ़ा नहीं सकते स्वाय इसके कि ये एहतजाज करें। और ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2017 में हमारी अददी कम की उसको बढ़ा लें, बाकी हम उसको 33 से 45 तो कर सकते हैं, 45 से 90 तो नहीं कर सकते। माली ताकत हमारी सबके सामने है कि हम तारीखी तौर पर ही गरीब कम्युनिटी हैं, लेकिन इस माली ताकत को अगर हम असेस करें तो हमारा सबसे बड़ा जरिया है, हमारा सबसे बड़ी ताकत है हमारे स्कूल्स। उसके जरिए हम अपनी माली इस्तेदाद को बढ़ा सकते हैं। फिर रियासती ताकत को भी हम अपने उन्हीं इंस्टीट्यूट की बुनियाद पर बढ़ा सकते हैं कि हम वहां से लोग तैयार करें जो रियासती अदारों में जाएं, आला अहदों पर जाएं। हम माली इस्तेदाद को इस तरह बढ़ा सकते हैं कि हम अपने नौजवानों को ऐसे शोबों में भेजें जहां आज देखें, आज दौलत कमाने के बेसिक फैक्टर तब्दील हो गए हैं। आज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तो हम अपने नौजवानों को ऐसे अलूम की तरफ ले जाएं जिसमें ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। तो हम अगर अपने उन इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल करें जो हमारा बहुत बड़ा असासा है। इसी तरह हम अपनी रवायात को भी छोड़ गए। हमारी रवायत क्या थी कि हमारे जो शुरू के फाउंडिंग फादर्स के साथ जो लोग थे, सी गिबन हो, जशवा हो, सिंघा साहब हो, वो खुशामद करके नहीं बने हुए थे, उनकी अहलियत भी बहुत बुलंद पाया थी। तो हमने वो रवायत भी अपनी छोड़ दी। इसी तरह नजरियात तो हम किसी पे कायम ही नहीं रह सके। हमारे अगर 45 लाख लोग हैं जिसको नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2017 में और 2023 में 26 से 33 बनाया हुआ है, वो इतने ही हमारे मसालिक हैं, इतने ही हमारे सियासी नजरियात हैं, इतनी ही हमारी एनजीओ हैं, बल्कि डबल हैं। मुझे को कई दफा दोस्त पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आबादी कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ 45 लाख। तो वो कहते हैं तुम्हारे मसालिक कितने हैं, तो मैं कहता हूँ 90 लाख। वो कहते हैं आबादी 45 और मसालिक 90। तो मैं कहता हूँ क्योंकि बाहर के भी हमारे बहुत से लोग इन्वॉल्व है ना, जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन वो भी हमारे मामला में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है। तो अब ये जो डायरेक्शन थी, मेरा ख्याल है कि वसाइल भी लगे, लोगों ने मेहनत भी की, ईमानदारी से मेहनत की, सियासी लोगों ने भी की होगी, समाजी लोगों ने, मजहबी लोगों ने, लेकिन हमारी सिमत कोई मनज्जम तरीके से बैठ के जो अर्करेजी, जो छोटी कम्युनिटीज बड़े मुआशरों में इज्जत से बकाओ तरक्की के ख्वाब देखती हैं, वो अर्करेजी हमने नहीं की। और बिल्कुल उस सिमत को भी भूल गए हैं कि हम बैठे बहुत सारे फैक्ट्स फिगर लें। आपके पास जो लोग आते हैं, आपने भी देखा होगा, उनमें से ज्यादातर को जिस मौजू पर आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन मेरी तरह शौक बहुत होता है कि मैं बात कर लूं इस मौजू पे। ये तो लतीफे आम होते हैं हमारे हर सेमिनार, हम वर्कशॉपों में, टीवी टॉक शोज में। आज आपने दो चार बातें काफी की। कमाई के तरीके लोग बताते हैं, वो टिक टाक के बता देते हैं जी, टिक टाक पे आओ कमाई बड़ी होगी, फिर एनजीओ खोलो एनजीओ का बड़ा होगा। ये आपके सिस्टम में एनजीओ का बड़ा हाथ है सिस्टम खराब करने में। आप भी वो कहते नहीं मौजूदा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, एनजीओ आपके, इसका मतलब एनजीओ बड़ी आपके हमारे वहां पे क्रिश्चियनिटी या मिनार्टी पे बड़ी हावी है एनजीओ। जी जी बिल्कुल हावी हैं, और उन पे हावी वो हैं वो जो 5 दफा जिन्होंने बाइकाट किया था और 100 वोटों से एमएनए बने थे 5 दफा। 147 में से 5 बारियां 135 में उनकी लगी थी। मुझे लगता है उनका भी बहुत असर है कि मौजूदा निजाम को आगे पीछे नहीं करना। जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा ऐसा ही है। लगता है वो हमारी एनजीओ पे उनका असर है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप क्या आप ऐसी बात करते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से ही सियासत से तल्लक रहा है। मैंने लिखा है, इन बड़े बड़े नामों के साथ मेरा एक नाम भी जुड़ा हुआ है, बशीर साहब से, फिर आसिया नासर जब कोयटा में जब मैं था तब भी एक बड़ा नाम है। मैं ज्यादातर इसको सियासत पे करता। अब देखो, आप भरमार है हमारे अपने चैनल्स की, यूट्यूब चैनल्स की भरमार है।
क्या खिदमत कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन जब बात करो तो फिर आते हैं ये, इनको इस तरफ आने की ज़रूरत है अगर वाकई वो अपनी कम्युनिटी करना चाहते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा देखा, बड़ा अदब, हमारा अदब कहाँ पे, आप आजम अराज साहब, आपको भी दिलचस्पी है बड़ी इसमें, हमारा अदब, अगर अदब की तरफ ही चले जाए इस वक्त कहाँ खड़ा है हमारा अदब? देखिए जी, हमने जो बुजुर्गों से, हम तो ज्यादा, मैं तो कोई इल्मी अदबी आदमी नहीं हूँ, हम्म, लेकिन अदब बराए मकसद जो है ना, वो कुछ समाजों को बदलता है, मुआशरों को बदलता है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम है। अच्छा, दूसरी एक हम्म, बात और मैं क्लियर कर दूं कि जब हम एनजीओ की बात करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस में, वो नहीं बात करते, लेकिन सारे नहीं है। जैसे सैमसन सलामत है, वो हम्म, डंके की चोट पे कहता है जी दोहरा वोट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसको चाहे वो लफ्ज ये नहीं देता, लेकिन कहता वो यही है कि हमारी मजहबी शनाख्त पे जो लोग हैं हम्म, उनको हम्म, सिलेक्शन इलेक्शन से आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके बहुत ही जेरे असर हैं, उनके, जिन्होंने 5 दफा बाइकाट करके 50-50 वोटों से एमएनए बने, उनका बहुत इन्फ्लुएंस लगता है मुझे, क्योंकि बैन अवी जो बड़े फोरम है उन पे उनका असर है, और ये वहां से असर लेते हैं और फिर वो हम पे डालते हैं, मस्किनों पे। और अंग्रेजी प्रेस व्रेस में उनका जरा थोड़ा बहुत असर रसूख है, तो वहां वो। और दूसरी तरफ जो जुदागाना वाले हैं, उनसे कई दफा बात हुई, उनको कहा है कि भाई, इसमें जो हम दूसरा वोट मांग रहे हैं वो वही जुदागाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको, अब वो अपनी उस हम्म, बात पे, सुई पे। हमें जो है ना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ हुआ है जुदागाना पे। जब मैं बात करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो वो कहते हैं जी जी, आप मुखालफत करते हो जुदागाना की। नहीं तो खूबियां लेकिन अच्छे, खामियां तो बिल्कुल सामने होती हैं जी उस। हाँ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया। गो के भाई बिल्कुल। ये लीडरशिप की तरफ तो लेके आती है कि हमारे अंदर जी। जी। लीडरशिप आती है, लेकिन जो है अगर निज़ाम, बेहतर निज़ाम हो तो जी। जैसा इन्होंने भी, भुट्टो साहब का जो मकसद था एक पहली सिलेक्शन का, तो उनका जी। मकसद आगे था कि हम ऐसे चलाएंगे कि पार्टीज खुद इलेक्शन लड़वाएं उनको, नहीं खुद नहीं, उसका देखिए, उसका जावेद साहब, मैं जी, भुट्टो साहब को कसूरवार नहीं मानता, मैं मुशर्रफ को नहीं मानता, मैं जिया को नहीं मानता। जब हम एहतजाज करते हैं तो कोई मतबादल लेके जाते हैं कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए। हम्म, ये 77 साल में जब भी इन तीनों निजामों में तब्दीली की गई, तो हम्म, हमने कोई मतबादल तो नहीं दिया, जो फिर हुक्मरान देते रहे वो लेके आ गए और ढोल ताशे बजाने लगे। और फिर बिल्कुल जो सही। इसका बेनिफिशरी होता है वो मुस्तकिल घुंघरू बांध लेता है, और जिसको नहीं कुछ मिलता वो उस पर एतराज शुरू कर देता है। ये जी, तीनों दफा यही हुआ है। हम असल पहली में, दफा एक मतबादल दे रहे हैं, मतबादल दे रहे हैं कि भाई ये हम्म, पूरा, आप उस किताब को पढ़ें, पूरा मतबादल है। अभी मैं कुछ दिनों में जो है ना, कोशिश करके तो उसकी पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के तो उसको पब्लिक कर देंगे। अच्छा अब मैं, जिसमें फिर हिम्मत हो वो उसको पेश जी, करे। मैं आजम अराज साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, बड़ी मेहनत की आपने, किताबें मेरे पास भी आपके बड़े सेट हैं, मेरे पास हैं जिनको मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ जैसे टाइम मुझे लगता है। आप, आपके बड़े सारे पूरे फैले हुए हैं, लोग फैले हुए हैं। ये कारकुन, असल में कोई भी मकसद कारकुनों पे भी डिपेंड करता है, जहाँ आप करते हो, आपकी तरीके शनाख्त काफ़ी फैली हुई है। क्या ये आपके कारकुन वाकई मुतहरक हैं? मुतहरक होते तो मेरा ख्याल है ये हम दो इलेक्शन कम से कम शनाख्त की काफ़ी बड़ा एक राय अब भी है, तो हम दो इलेक्शन से पहले पहले ही इस दौरे में आ जाते। क्या आपके कारकुन में थोड़ी कमजोरी है, या वो कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं, या? नहीं, देखें, अगर पूरी जी, आप मसीही समाज की साख देखें ना, जी, तो जो सियासी तौर पे मतहरक हैं उनको हम्म, जमहूरी गुलामी का असरा लग जाता है। क्योंकि मफादात जो रियासत में, जो पीपल्स पार्टी मफादात दे सकती है, हम्म, जो नून लीग बांट सकती है, जो पीटीआई बांट सकती है, जो जेयूआई बांट सकती है, जमात इस्लामी, वो हम्म, तहरीक शनाख्त तो नहीं बांट सकती ना। जी, ये तो एक फिक्र फैला रही है कि जो हम्म, सियासी तौर पर मतहरक हैं, जो चाहे पीटीआई में है, नून लीग में है, या किसी भी, वो हमारी कम्युनिटी के ये मसाइल हैं आइडेंटिफाई करके उनको बताती है कि भाई इस पे बात करो। लेकिन उन्हों को मफादात में इतना झगड़ा होता है, एक एमएनए बन जाता है, 100 बाद में वेटिंग में बैठे होते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। उनके हम्म, फिर जो 100 होते हैं वो इलाके में, यूसी की सतह पे, तहसील सतह पे, जिले की सतह पे, वो इस बात पे खुश होते हैं कि मैंने एक दफा एमएनए के साथ तस्वीर खिंचवाई खिंचवाई थी, एक दफा
मैंने उसको हार पहनाया था, एक दफा फूल का गुलदस्ता दिया था। हम बुनियादी तौर पर कुछ हमारा इस तरह के जो मसाइल है ना, वो नहीं पनप। अच्छा, जो बाकी बचा, हर बंदा मुतहरिक नहीं होता सियासत में या समाजी उसमें। जो बाकी बचा वो एनजीओ का या मुलाजम है, मुलाजम है तो वो मालिक बनने की तगोदो में लगा हुआ है। अच्छा, जो कुछ स्टफ बच गया, वो फिर आपको पता है कि वो फिर हमारे जो आजकल मजहबी वर्कर बहुत एक्टिव हैं, फिर वो उस तरफ चला गया। तो अब छोटी सी कम्युनिटी है, 45-50 लाख 40 लाख, वो अब उसमें से अगर हमने कोई लाख की फील्ड फोर्स इन कामों में 2 लाख की लगा ली, तो फिक्री एतबार से तहरीक शनाख्त एक फिक्र देती है कि भाई आप अपनी शनाख्त को कायम रखते हुए आपकी बकाओ तरक्की किस तरह इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई है। मैं और आजम इस राज साहब, आजम सॉरी माजरत के साथ, जी, जी, ये जी, हमने बड़ी स्टडी की बड़े सगीर पाक व हिंद में, क्योंकि बीइंग एक एशियन, वहाँ जितनी तारीखें निकली वो मजहबी मौलाना या ऐसे बड़े बड़े मोहम्मद अली जो और मतलब सईद, बड़े सारे मतलब ऐसे आए हैं। जब हमारी तरफ तहरीक आती है, जब हमारे चर्च की तरफ आती है, तो हम कहते हैं आप मजहबी हो, आप मजहब में रहो, आप आओ ना। क्योंकि ये है जैसे दीन से हो जुदा सियासत तो रह जाती है फरंगी। उनका फलसफा ये है, हमारा फलसफा हो रहा है क्या? क्या हमारे, क्योंकि ये एक मजहबी जो है वो अदारा एक बड़ा मनज़्ज़म इंस्टीट्यूट है, मजहबी मजहबी इंस्टीट्यूट। हम क्यों इससे कहते हैं कि ये मजहबी भी हैं, सियासी भी हैं, इनको उधर रहना चाहिए, सियासत को अलग रहना चाहिए। सियासत आम लोगों का जो है वो तुरा इम्तियाज नहीं है, वो उनमें बड़ी मुश्किल जैसे आपने किया है। तो मैं चाहूंगा कि मुख्तसर अगर आप बताएं तो। जी। देखें, जिन लोगों की आपने मिसालें दी ना, वो बड़े सगीर में उनकी जरा जड़ें ज्यादा मजबूत थी। हमारी टोटल जो लाइफ है, 1849 तक तो सिखों की अंपायर खड़ी थी। तो अंग्रेज जब दाखिल हुआ, जब उसने यहाँ अपनी सरकार बना ली, तभी फिर उनके साथ जो मिशनरी आए जिनसे हमें मसीही शनाख्त मिली, उन्हीं से फिर हमें अदारे मिले। तो एक तो छोटी कम्युनिटी, ऊपर से उसका तकरीबन हर चीज मजहब के गिर्द घूमती है। वो अब पता नहीं कहाँ कोई क्या नुक्स हुआ कि वो सियासी तौर पे जो नजरियाती कारकुन है, और देखें बड़ी जो समाजी तहरीकें हैं वो जन्म लेती हैं अशराफिया। अब देखें, हम कोई बड़ी अशराफिया भी तो नहीं बना सके। जिस तरह की समाज से हमारा कन्वर्जन हुआ, वहां ये भी बिल्कुल नापैद था मामला। और फिर वक्त के साथ साथ कुछ ये बड़े ना बहुत ही तफसील से डिस्कस करने वाला मामला है, जिस पे कभी गौर भी नहीं किया गया और ना उस पे कोई। और अब ये वैक्यूम जो था ना, अब सियासी वर्कर को जब इलेक्शन का चांस नहीं मिलता, तो वो वैक्यूम फिर पूरा अब आपका कर रही है एनजीओ, और आपके मजहबी वर्कर पूरे कर रहे हैं। उनके पास वसाइल हैं, उनके पास डाइस होता है, उनके पास 50, 100, 200 अपनी अपनी एहलियत की कैपेसिटी के मुताबिक जितना बड़ा मजमा को जमा कर लेता है, वो उसी हिसाब से वहां से अशराफिया का कोई लीडर बुला लेता है, उसको दिखा देता है कि मेरे पास देखो 500 लोग हैं, मेरे पास 1000 खानदान है, मेरे पास 2000। तो वो अब ये वैक्यूम तब तक कायम रहेगा और सियासी वर्कर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, जब तक आपका इलेक्शन सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, कि जो मजहबी शनाख्त पर आपका बंदा इलेक्ट करने का, उसी जिस शनाख्त पर है, या तो फिर खत्म कर दो, पूरा मखलूत हो जाए। लेकिन ये आपने अपने लिए कुछ चंद बंदे 38 और भर्ती किए हुए हैं। ये हमारी रियासती अशराफिया को सोचना चाहिए, हमारी हुकूमती अशराफिया को सोचना चाहिए। लेकिन उन बेचारों के और ही मसाइल हैं, उसमें किसी की बात हो जाती है, किसी की बात टूट जाती है, कोई इस पे उदास है कि मेरी बात खत्म हो गई, कोई इस पे ढोल ताशे बजा रहा है कि मेरी बात हो गई। उनको क्या लगे इन 1 करोड़ जो गैर मुस्लिम है उनके बारे में सोचने का। और ये फिर बस ऐसे ही हम टामक टोइयां मार रहे हैं, देखें कब तक मारते हैं। लगता तो नहीं। और हमारी जो सियासी जमातें हैं, आप देखें कि वो जब एजेंडा लेके, इस वक्त 2 एजेंडे होने चाहिए। जी। अगर आप कोई सियासी मसीही मजहबी या समाजी कारकुन है, तो 2 बड़े एजेंडे हैं। एक तो इलेक्टोरल सिस्टम पे बात करनी चाहिए,
अच्छी तरह समझ के, और एक ये जो 2017 में आपकी कागजी नस्लकशी हुई है, इस पे बात करनी चाहिए। बाकी चीजें इसी में से निकल आएंगी। आपका अगर इलेक्टोरल सिस्टम सही हो जाए, अकलियती इंतखाबी निज़ाम, तो जो अकलियतों के 1 करोड़ अकलियतों के जो मसाइल हैं, उनमें से 80% का खुदकार निज़ाम एक कायम हो जाता है उनके हल होने का, या कम से कम उस तरफ एक सिमत में हम दाखिल हो सकते हैं। और जिस तरह का अब हमारा मुआशरा इंतशार का शिकार है, मुझे लगता है कि शायद हमारी जो हुकूमती और रियासती इशराफिया है, एक तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कोई जद्दोजहद नहीं है। दूसरा, उनको ये पता है कि अगर हमने इसको सही कर लिया तो फिर जो इनका जो लीडर होगा, चाहे वो यूसी का हो, टाउन का हो, जिले का हो, या सूबाई या नेशनल असेंबली में जो इलेक्ट होके जाएगा, वो अब इस सदी में बहुत परेशान कर सकता है इन मसाइल को लेकर। तो ये इस तरह के हमारे जो जमहूरी दोस्त हैं, और जिनको कभी कभार मैं तो नाराजगी में जमहूरी गुलाम भी कह देता हूँ, और उनके रवैये देख के कहता हूँ, बिला वजह नहीं कहता, तो फिर यही सूट करते हैं, 38 उनको सूट करते हैं। जी। वो चाहे उनका लेवल कोई भी हो, चाहे वो हिंदू जाति से ताल्लुक रखने वाला कोई अरबपति हो, चाहे वो कोई शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाला कोई छोटा मोटा तस्वीरों का शौकीन हो, या फिर हम में से जो लोग जिस तरह भी पहुंचते हैं, आपको भी अंदाजा ही है कि किसी एक एडवाइजर को वो नवाज शरीफ के, इमरान खान के, या जरदारी साहब के किसी एक एडवाइजर को टारगेट कर लेते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं, और अल्लाह मियाँ उनकी बेड़ी पार लगवा देता है, कहीं ना कहीं फहरिस्त में नाम आ जाता है। जी। और 10 लोग इस आसरे में लगे होते हैं कि मेरा भी नाम आया था। मैंने लोगों को ये कहते हुए लिखा हुआ देखा है कि फला एमपीए का टिकट होल्डर, भाई टिकट होल्डर किधर हो तुम? फहरिस्त में तुम्हारा 10वां नंबर था, वो कहते हैं टिकट होल्डर। हाँ जी, हाँ टिकट जी, होल्डर बिल्कुल तो बिल्कुल देखे होंगे ऐसा ही है। आपने, ऐसा ही है बड़े नाम हमारे देखे होंगे। आजम राज साहब। एक तो हमारे अंदर मौसमी लीडर भी बड़े हैं। जैसे ही अभी इलेक्शन अभी खामोश हैं, जैसे ही इलेक्शन आएंगे करीब होंगे फिर शोर डालेंगे। इस तरह तरीके नहीं होती। तो इजाजत चाहते हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत बातें हुई। तो आजम राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज का आपको ये सारा शो पसंद आया होगा। आप कोशिश किया करें कि इसमें से अच्छी बातें लेनी चाहिए। अदरवाइज जो एक एक भी है ना, वो भी एक दिन कोई भी नहीं रहेगा। फिर हम सारा डिपेंड करेंगे, इंटरफेथ हारमनी पे ही डिपेंड करेंगे कि ये आकर रोकें सब कुछ। ये मामला हमारे सेटल करें। जिस तरह बहुत लिखा हुआ है बाइबल में भी कि बजाय गैर कौमों के पास अपना इंसाफ लेने के लिए आप खुद अपने बुजुर्ग दीन और अपना इंसाफ खुद जो है वो जाएं अदालत तक जाने के लिए। तो हमारा हाल बहुत खराब होगा। खुदा आप सबको सोचने की हिम्मत ताकत दे और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। फिर ये लम्हा फिक्रिया है। इजाजत चाहेंगे बहुत सारी दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया।